सर अकॉर्डिंग टू मी सर बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एज अ फ्रेशर और एज अ रिपीटर। ये काफी काफी बहुत मुश्किल होगा अनलेस एंड अनटिल आपका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है। रिपीटर्स को तो सर अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है। ये हार्ड मॉक अटेम्प्ट करने से आप कहीं ना कहीं अनरिलेटेबल कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एक टाइम के बाद स्कोर एक एक नंबर, एक या दो नंबर से भी बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाता है। जब मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम लिमिट बना रखी थी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। मैं मनीष ग्रोवर और हमारे साथ आज के एक टॉपर प्रशांत सैनी जी जुड़ चुके हैं। उनके बारे में बता देता हूं कि उनका सीएचएसएल 2024 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उनका रैंक है 22। बाकी आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्लीज प्रशांत सर। नमस्ते सर मेरा नाम प्रशांत सैनी है सर। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। मेरी स्कूलिंग सर आशा मॉडर्न स्कूल सहारनपुर से ही हुई है। 10th और 12th मैंने यहीं से की है। और सर मैंने ग्रेजुएशन यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है सर। ओके, सो प्रशांत, बहुत सबसे पहले आपको गुड लक भी है और बहुत खुशी भी हुई। अब आपके बारे में थोड़ा सा सफर में जानने से पहले, तो जब से वो नाम लिस्ट में देखा है या जब से वो फाइनल सिलेक्शन देखी है, तो कैसा फील हो रहा है? सर सबसे पहले तो सर सब बहुत खुशी हुई। घर वालों को, सब घर वालों को, मुझे बहुत खुशी हुई सर। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया है सर रैंक 22 लाने के बाद सर। और सर ये बस यही कहना चाहूंगा कि अभी सब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर सिलेक्शन लिस्ट में नाम सिलेक्शन होने के बाद सर। और सर बहुत खुशी हो रही है सर। बहुत अच्छी बात है। और प्रशांत, आपने ये आपका सीएचएसएल का पहला अटेम्प्ट था या कौन सा अटेम्प्ट था, ये मैं जानना चाहूंगा। और आप अपनी थोड़ी सी जर्नी को हम लोगों को अगर ब्रीफली बता पाएं कि कैसी जर्नी रही जीरो से सिलेक्शन तक की, तो प्लीज। जी सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीएचएसएल का। सर फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो सर वहां से मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन किया था। तो सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था सर। यूट्यूब पे सारा मटेरियल नहीं मिल पाता है सर। और ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है। और सर ये सॉर्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ कितना टाइम देना है, कहाँ से क्या चीज कवर करनी है। तो सर उस कारण से मैंने मेहनत की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। पर सर कहीं ना कहीं कमी रह गई थी सर, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया। सेकंड अटेम्प्ट में बात करें तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था। तो इस बार सर मैंने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, मॉक्स लगाए बहुत सारे। ऑलमोस्ट बहुत सारे मॉक्स लगाए सर मैंने। को मैंने कम से कम 150-200 मॉक्स ना लगा दिए हो सर। प्री प्री के बता रहा हूँ ये मैं सर। और सर मॉक से ही मुझे काफी फायदा भी हुआ, मेरी स्पीड बनी, मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए सर। तो सर लास्ट तक मैंने ऐसे ही मेहनत की सर। और सर फिर ये सिलेक्शन हुआ सर। ओके, मैं टू बी लाइक पॉइंट आउट स्पेसिफिकली, तो ये मोक आपने ऑलिव बोर्ड पे ही दिए थे? जी सर ऑली बोर्ड को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि सर इसका कंटेंट काफी रिलेटेबल रहता है। ये आपको जो रियल एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपेयर कर देता है। और उससे आप कह लीजिए 20% ऊपर लेवल उसके लिए भी प्रिपेयर करता है। लेकिन ये इररिलेटेबल नहीं, मॉक्स नहीं देते। काफी रिलेटेबल कंटेंट होता है, इसकी वजह से आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। ठीक है, तो आपका रैंक उसमें मिनिमम कितना गया था और मैक्सिमम कितना गया था, ये जानना चाहूँ। सर मैंने लाइव मॉक ऑलमोस्ट सारे दिए हैं ठीक है। ऑली बोर्ड के। सर रैंक तो मेरा वेरी होता रहता था सर। अंडर 100 से लेके सर 3000 तक भी आया है मेरा रैंक। तो सर वो तो वेरी होता रहता था। पर लेकिन सर मैंने मॉक्स के मार्क्स पे फोकस नहीं किया। मैंने जो मेरी गलतियां थी मॉक्स से सीखा मैंने कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और सर मैंने उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज किया, उन्हें एनालाइज किया सर। इससे मुझे काफी मदद मिली है सर। ठीक है, तो प्रशांत, मेरे एक ही साथ दो सवाल हैं। आप अपने स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में कैसे थे? सीरियस थे? एंजॉय किया है आपने, या और आपने क्या पहले से ही सोच रखा था कि सरकारी नौकरी की तरफ जाना है? सर स्कूल लाइफ की बात करूंगा तो सर मैं स्टूडियस था पहले से ही। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर सर। 11 12 तक ऑलमोस्ट सर। 10th में मेरा 10 CGPA था और 12th में मेरे 89.6% थे सर। सर उसके बाद मैंने सर जेई का पेपर दिया था।
एंड सर मैंने मेंस क्लियर किया था और मैंने एडवांस भी क्लियर किया था। तो सर मैंने उसके बाद यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। तो सर वहाँ भी मैं पढ़ने में स्टूडियस ही था सर। मेरे सीजीपीए 8.2 थी सर। उस टाइम पर मैं गेट की प्रिपरेशन करने की सोच रहा था एंड मैंने स्टार्ट भी की थी। तो सर उसके बाद मेरे को इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन छूट गई थी और मैं सर दे नहीं पाया था गेट का पेपर। सर उसके बाद उस टाइम प्लेसमेंट चल रही थी। तो सर मैंने एक प्लेसमेंट ले ली थी। प्लेसमेंट सेशन में बैठा मैं और मैंने प्लेसमेंट ले ली कॉग्निजेंट में। तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर काम किया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ एंड इसीलिए तभी मैंने सीएचएसएल और सीजीएल के बारे में जाना और मैंने सर तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अगर एक अच्छा अमाउंट जॉब का मिलने लग जाए तो उनके बाद उनको लगता है कि बस अब सेटिस्फैक्ट्री कर लिया है, बट यू वेंट फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, तो इट्स गुड। बहुत कम लोग ये डिसीजन ले पाते हैं। तो आपको अपनी प्रेपरेशन के दौरान क्या चैलेंज फेस हुआ, और आपको अगर वो चैलेंज ने थोड़ा तंग किया तो फिर आपने ओवरकम कैसे किया, ये मेरा एक सवाल है। सर जो चैलेंजेस मेरे थे सर, सबसे पहले तो मुझे सर थोड़ा स्पीड की प्रॉब्लम हुई कि स्पीड कैसे बनानी है सर। सर वो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेक्शनल मॉक्स दिए सर। सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड बिल्डअप होती है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट कम ही मिलती है। आप एक टाइम लिमिट से ज्यादा उस पर स्पेंड कर ही नहीं पाते। और रियल पेपर से डिफरेंट वो फुल लेंथ मॉक से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि आप वहां पर टाइम ज्यादा भी लगा पाते हो पर लेकिन सेक्शनल मॉक में नहीं लगा पाते। तो उससे आपको आप कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन पे ये प्रैक्टिस होती है और आपकी स्पीड ये कह बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी इंक्रीज होती है उससे। और सर मुझे जो इसके बाद प्रॉब्लम थी मेनली स्पीड तो बढ़ जाती है, फिर स्पीड बढ़ाने के बाद कभी कभार आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ करती है। तो सर वो एक्यूरेसी मैंने बढ़ाई है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है मैंने। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मेरा स्कोर बढ़ गया। और सर बाकी ये था कि मॉक्स में एक टाइम के बाद स्कोर एक एक नंबर, 1 या 2 नंबर से भी बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाता है जब आप अपने सैचुरेशन या अपने पीक पॉइंट पे आ जाते हो। तो सर उसमें ये था कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पकड़ने होते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक्स में। और आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा आ रहे हैं आपको उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें अपना टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो वो डिक्रीज करना होता है जिससे आप दूसरे क्वेश्चंस पे स्पेंड कर सको। तो सर ये डिफिकल्टीज आई थी। और सर जो फिजिकल डिफिकल्टी थोड़ा ये था कि थोड़ा हेल्थ इशू कभी कभार हो जाता था। तो सर वो तो सभी के साथ होता है, इसमें कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत। प्रशांत, अगर मान लो, मेरा एक और जरूरी सवाल है जो हर बच्चे के मन में आता है। मान लो अगर, जैसे आपने बोला कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, तो जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था तब तो आप भाई स्टार्ट किया था, फ्रेशर थे, है ना? तो जी अगर हम उस बार के पेपर की बात करें और इस बार आप एक रिपीटर के तौर पे उतरे थे कि ऑलरेडी दे चुका था, तो क्या डिफरेंस रहा? आपने दोनों में क्या फील किया? आपको क्या अलग अंतर नजर आया, मतलब? सर, अकॉर्डिंग टू मी सर बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एज अ फ्रेशर और एज अ रिपीटर। एज अ फ्रेशर आपको नॉलेज नहीं होती कि कंटेंट कहाँ से करना है, आपको सिलेबस की नॉलेज नहीं होती कि कहाँ से कौन सा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो सर आपका मैक्सिमम टाइम उसमें ही वेस्ट हो जाता है, तो आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आप कहीं ना कहीं आप के जो आप मॉक्स लगाते हो उनका नंबर भी कम रहता है। तो ये आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता सर। और जबकि हम देखेंगे कि एज अ रिपीटर आप थोड़े अंडर प्रेशर कैसे हैंडल करना है आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो। और सर आपका सिलेबस तो कंप्लीट होता ही है, आप प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दे सकते हो, मॉक्स पे ज्यादा जोर दे सकते हो। तो सर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है और रिपीटर्स को तो सर अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है सर। ठीक है। सो जैसे प्रशांत, मान लो मैं एक नया कैंडिडेट हूँ, आप सिलेक्टेड हैं। हमें देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे काबिल बच्चे होते हैं, जैसे आप भी एक काबिल बच्चों में से मान लीजिए पिछले साल थे, जो नहीं सेलेक्ट हो पाए किसी भी रीजन की वजह से।
तो बहुत सारे काबिल बच्चे इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाए होंगे, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी रहेगी कि हो गया होगा, है ना। जी सर। तो हम अगर इस फर्क को एक नए बच्चे को देना चाहें कि मैं एक नया बच्चा हूं और मुझे डर लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं बिगिनर हूं, तो मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या मॉक टेस्ट पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, वो मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए अगर मैं एक बिगिनर हूं? सर अगर कोई शुरू से तैयारी करता है तो सर उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। पर मेरा ये मानना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करने से अवॉइड करना है उसको आपको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप कोर्स कंप्लीट करने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि ना आपके पास मॉक्स देने का टाइम ही नहीं बचता है सर। तो आप क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को जल्दी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और ये कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं और अपनी गलतियों को सुधारें और उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस करें सर। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पहले तो टीयर टू सीएचएसएल में था ही नहीं, सीजीएल में था, तो लेवल भी अच्छा आता था। बट पिछले 3 साल से जब से पैटर्न बदला है और लेवल भी बहुत गिरा है, तो अब तो मुझे लगता है टीयर वन और टीयर टू एक साथ तैयारी आराम से की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जब आपने टीयर वन टीयर टू के लिए इस साल तैयारी की, तो आपको कितना अलग करना पड़ा? एक्चुअल जेन्युइन में आपका वो माइंड क्या था कि यार कुछ अलग करना पड़ा? और जो आपने भी पेपर देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, कुछ अलग तो आया नहीं, बट फिर भी आपने जब तैयारी की थी तो हमें नहीं पता था कि कितना अलग आएगा। सो क्या माइंड में था उस टाइम कि दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कैसे करना है? सर मैंने तो दोनों के लिए एक साथ ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि सर मैंने पिछले पेपर्स को थोड़ा एनालाइज किया था। जैसा कि आपने बोला कि अब ज्यादा फर्क रह नहीं गया है टीयर वन और टीयर टू में। बस थोड़ा कुछ टॉपिक्स हैं जो ज्यादा टीयर टू में एक्स्ट्रा आते हैं सर, तो वो कवर कर सकते हैं आप। बाकी ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ज्यादा नहीं रहा है टीयर टू का भी। तो सर मैं तो ये सोचता हूँ कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है। और सर कोई आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप टीयर वन या टीयर टू पे फोकस करें, आप दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और बस सर ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कीजिए और उससे आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक। देखिए, वही है कि हर बार बोला जाता है, मैं यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस लेता हूँ और मुझे 13 साल हो गए, मेरी एक ही थ्योरी रहती है एसएससी सीजीएल और मतलब एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, कि प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो वैसे ही काम हो जाएगा। और मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगा, चाहे टीयर वन है चाहे टीयर टू है, हो सकता है 10% एक्स्ट्रा लेवल आ जाए। सो फ्री माइंड रहिए, यही है प्रशांत जी का कहना। मान लीजिए कोई बच्चा अगर चाहे कि आज मान लीजिए 1 जनवरी है और मेरा पेपर 1 जुलाई को है, मतलब जून खत्म होगा, 6 महीना पूरा होगा और मेरा पेपर है, तो क्या 6 महीने में सिलेक्शन लेना जीरो से शुरू करके, इज इट पॉसिबल? सर मैं तो खुद नहीं कर पाया हूँ सर। तो सर अकॉर्डिंग टू मी सर ये काफी काफी बहुत मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है मैथ्स और रीजनिंग या इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेके। अगर आपका आप शुरू से इनमें आपकी कमांड है तो आप कवर कर सकते हैं। और जो एक बच्चा है जो शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करता है सर, उसको वो प्री तो क्लियर कर सकता है सर, उसको मेंस में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि सर प्री में ये है कि सिलेबस तो सेम रहता है सर, क्वेश्चंस प्री में इजी आते हैं सर। हार्ड तो मेंस में भी नहीं आते हैं, पर लेकिन प्री में इजी आते हैं क्वेश्चंस। तो वो प्री तो क्लियर कर लेगा सर, लेकिन मेंस के लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और सर आज के कंपटीशन इतना है आजकल कि सर जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रैंक ले जाएंगे, और ऐसा हो भी सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो मेरा ये कहना है कि आप जितना जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो उतना अच्छा है। अच्छा प्रशांत, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ जैसे आपने ऑली बोर्ड से मोक लगाए है ना, अब जी हो सर। सकता है आप, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं और प्रशांत एक साथ तैयारी कर रहे थे, मनीष एक ऐसा स्टूडेंट है, ए मोक भी दे रहा है, बी से भी दे रहा है, सी से भी दे रहा है, डी से भी दे रहा है, और प्रशांत सिर्फ ए ही, मतलब ऑलिव बोर्ड से ही मोक दे रहा था, सिर्फ ए से। तो इससे क्या फर्क हो सकता है? एक ही सोर्स से मोक आप दे रहे हो और एक आपने अलग अलग सोर्सेज पिक कर रखी हैं, इससे क्या फायदा और नुकसान हो सकता है? सर
अलग अलग सोर्सेज का ये है कि आपको ये पता नहीं लगेगा कि आप अनरिलेटेबल कंटेंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि पेपर हार्ड आएगा तो आप हार्ड मॉक्स भी लगाएंगे, पर जैसा कि ट्रेंड है कि इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, कैलकुलेटिव आ सकता है पर लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है ऑलमोस्ट। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही पेपर आया है। इनफैक्ट इस बार तो इजी पेपर था, तो कहीं ना कहीं आपको इजी टू मॉडरेट साइड जो कि ऑली बोर्ड देता है वही अटेम्प्ट करने चाहिए। और ये हार्ड मॉक अटेम्प्ट करने से आप कहीं ना कहीं अनरिलेटेबल कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपका, अगर आप उसमें कम स्कोर करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, जो आपकी परफॉर्मेंस भी रियल एग्जाम में अफेक्ट करेगा। इररेलेवेंस पढ़ के क्या फायदा है? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 10% लेवल अच्छा ऊपर पढ़ सकते हो, 15% ऊपर पढ़ सकते हो, आप कहो कि मैं 50% लेवल ज्यादा पढ़ के जाऊं, तो वो नुकसान ही देगा। तो प्रशांत जी, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपका टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपने मैनेज किया, कितना पढ़ना है और सारे सेक्शंस पे कैसे टाइम मैनेज करना आपने सीखा? क्योंकि वो भी एक सीखना एक कला है, जी सिलेक्शन के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। सर, मैंने टाइम मैनेजमेंट तो ये ऐसा था कि सर मैं उठता था सुबह 4 बजे, सर 4 या 4:30 उठ जाता था मैं सर। तो सर मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम लिमिट बना रखी थी और मेरे गोल्स भी होते थे सर डेली के। तो मैं उन पर काम करता था कि जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे उनमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मैथ्स को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और आपको रीजनिंग में आप कम टाइम दे सकते हैं, और इंग्लिश में आपको, इंग्लिश और जीएस में भी आपको टाइम देना पड़ सकता है। तो सर जब मैं सिलेबस कवर कर रहा था, तो सर कवर करने के टाइम पे तो आप दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट को ही टाइम दे पाते हैं। अगर आप 4 को देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो सर मैंने शुरू में मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस किया था सर, जब मैं सिलेबस कवर कर रहा था। तो सर मैं मैथ्स को 3-4 घंटे देता था, इंग्लिश को मैं 2-3 घंटे देता था, और सर रीजनिंग मेरा 1-1.5 घंटे में काम हो जाता था। और सर जब सिलेबस मेरा 60-70% हो गया तो मैंने सेक्शनल मॉक्स लगाने शुरू किए सर। उनसे आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाती है, आपको एफिशिएंट होने का चांस मिलता है। और सर आप अपना जो एक एबिलिटी है कि एक क्वेश्चन से दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन पे कैसे शिफ्ट करना है, आप वो लर्न करते हैं वहां से, सेक्शनल मॉक से। तो सर ये तो मेरा 3 सब्जेक्ट का था सर। उसके बाद जब मेरा एक सब्जेक्ट हो गया तो सर मैं उसके मॉक्स लगाता रहा, सेक्शनल मॉक्स। और जो मेरा लास्ट सब्जेक्ट था जीएस था, तो मैंने उसको, एक सब्जेक्ट जब पूरा हो गया तो सर उससे रिप्लेस कर दिया। तो सर मैंने ऐसे तो अपना सिलेबस पूरा किया है। और सर टोटल मिला के मैंने दिन में सर ये था कि 10-12 आवर्स तो, 10 तो मिनिमम था, और 10 से ज़्यादा भी हो जाता था। कभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं होता था, तो कभी हेल्थ इश्यूज आ जाते थे, तो उस कभी कम भी हो जाता था। लेकिन वो जब ठीक हो जाता था उसके बाद कवर कर लेता था सर मैं। तो कहने का मतलब यही है एवरीवन, कि अपना गोल अचीव करें। अगर आप एक दिन किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसको अगले दिन अचीव करें, डिले ना करें। गोल अचीव करना नेसेसरी होता है जब हम इतना बड़ा टास्क पूरा कर रहे हैं। तो आपको कैसे, आपने अपने मतलब टीयर 1 पे जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपका प्राइमरी फोकस क्या था? ये कौन से सब्जेक्ट पे आप ज्यादा प्रायोरिटी देते थे? और एक और सवाल, कि आप कैसे सीखे और कितने टाइम में सीखे कि ये पार्ट मुझे स्किप करना है, ये नहीं करना, लाइक? सर ये तो मैंने कुछ टीचर से सीखा है सर, कि वो जो बताते थे एक्चुअली मैंने वो फॉलो किया है। तो जो मेरा टाइम इस सॉर्टिंग में जाता सर, वो उन्होंने बचाया, तो मैंने वो टाइम प्रैक्टिस में लगाया है सर। और सर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे सर, उनका मेरा टाइम वेरी करता रहता था। और सर ऐसे ही मैंने धीरे धीरे करके सर अपने सारे टॉपिक्स कवर किए सर। जो मॉक्स देता था मैं सर, उनसे मैंने टॉपिक्स एनालाइज किए हैं सर। उनसे ही मुझे ज़्यादातर फायदा मिला है कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक थे और कौन से मल्टीपल आ रहे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो सर मैंने उसकी हेल्प से सारा कवर किया है सर।
आपने जो ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक दिए हैं मुझे आपने बताया जैसा कि, तो उन्होंने उन मॉक्स ने आपकी लाइफ में या आपकी प्रेपरेशन के दौरान आपको कितना डिफरेंस दिया आपकी प्रेपरेशन में, और क्या अलग फायदा और क्या आपको बेहतर बनाने में मदद की हमारे मॉक ने, प्लीज बताइएगा। सर ऑलिव बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, वहां पर मोस्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसएससी के मॉक्स देते हैं। तो सर आपको रैंक कंपेयर करने का एक आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कितनी मेहनत करनी है। और सर लाइव मॉक्स सर काफी रिलेटेबल आते हैं ऑलिव बोर्ड के सर। मेरा स्कोर भी काफी अच्छा था मेरा सर। सीएचएसएल के मॉक्स में हमेशा सर मेरा 300 अबव रहा है, और मोस्टली 320 भी क्रॉस हो जाता था सर। तो सर इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो सर मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑली बोर्ड के मॉक्स लगा के ही मुझे फ़ायदा हुआ है, तो सर सब लगाएंगे तो उनको भी मोस्टली फ़ायदा होगा। ओके, सो प्रशांत, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला उसके लिए एक तो थैंक यू। और मैं चाहूंगा कोई ऐसी टिप और ऐसा कोई मैसेज जो आप मान के चलिए जो आगे आने वाले समय में एसएससी सीएचएसएल देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सर मैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सिलेबस पे कम टाइम स्पेंड करें, थोड़ा जल्दी कवर करें, और प्रैक्टिस और मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। और जो प्रैक्टिस है वो भी मॉक्स के थ्रू हो जाएगी आपकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें, पीवाईक्यू के मॉक्स दें, और मल्टीपल टाइम्स दें उन्हें। और जो मॉक्स के स्कोर आपका लो आता है उन पे ध्यान ना दें। आपको मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं और अपनी गलतियां सुधारनी है। तो थैंक यू प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े कीमती समय निकाल के, थैंक यू।